हेलो स्टूडेंट्स, 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का आज की इस ऑनलाइन एजुकेशन की सामाजिक अध्ययन की कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले दिनों से सामाजिक अध्ययन के पाठ ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 खनिज व ऊर्जा संसाधन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आज आपके इस बीच में आप छात्र और छात्राओं के लिए लेकर आया हूं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो आपने बुक पढ़ी है मेरे ख्याल से, और उन शब्दों को पिछले वीडियोज में शब्दों को अच्छे से समझा है, तो ये अभ्यास के प्रश्न आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज हम इन अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आओ मेरे साथ मिलकर करते हैं तैयारी। तो सबसे पहले इस तीसरे पार्ट में हम कर रहे हैं अभ्यास के प्रश्न। स्टूडेंट, तीसरे अभ्यास के प्रश्न में आपका प्रश्न है लौ तथा अलोह। लौह तथा अलोह में खनिज जोन में क्या फर्क है? मैंने छोटे प्रश्नों के दौरान बताया भी था आपको कि जिसमें लोहे की मात्रा शामिल होती है जिन खनिजों में, उसमें लौह खनिज कहते हैं। लोहे एसिड की मात्रा जिस खनिज में पाई जाती है लोह एसिड कहलाता है। एलोह जिसमें लोहे एसिड की मात्रा नहीं पाई जाती इसे एलोह कहते हैं। अब आगे आप कहते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं? परंपरागत वे संसाधन है जो दर पीढ़ी दर बहुत शताब्दियों से हमारे यूज करते आ रहे हैं, जैसे ऊर्जा के साधन में आपके हैं उपले, लकड़ी, कोयला आदि। और गैर परंपरागत साधन जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये संसाधन है आपके गैर परंपरागत संसाधन में आते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है प्रश्न आपका अभ्यास का, खनिज क्या है? खनिज मैंने पहले परिभाषा बताई थी। आज मैं बता रहा हूं प्राकृतिक रूप से समरूप तत्व, एक जैसी शक्ल के, जो पृथ्वी की भूप्रकृति है उस भूप्रकृति के नीचे या बीच में एक उसके विपरीत अनेक समरूप तत्व एक निश्चित आंतरिक संरचना में पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और यहां बात ध्यान रखने वाली है कि छोटे प्रश्नों में भी कि सबसे कठोर है वो खनिज हमारा हीरा है, हीरा। और जो सबसे मुलायम या सबसे नरम जो खनिज है वो हमारा चूना। इन दो बातों को याद रखना आपने। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न अभ्यास का है वो है आग्नेय तथा कायंत्रित चट्टान में खनिज, उनका निर्माण कैसे होता है। हम इस पाठ प्रश्न की बात करेंगे। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं और कायंत्रित चट्टानें। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। एक अवसादी चट्टानें होती हैं जो जिसमें हिमालय पर्वत बना हुआ है, दूसरा कायंत्रित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें भूमि के नीचे जो गर्मी के कारण लावा बन जाता है, वो लावा जब बाहर निकलता है तो जम जाता है और उससे जम करके आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेता है। जब आग्नेय चट्टानें बहुत लंबे समय तक गर्मी, सर्दी, तूफान आदि की चपेटों में आने के कारण अपना रूप बदल लेती है, उसे कायंत्रित चट्टानें कहते हैं। यह मैंने चट्टानों का रूप बताने जरूरी समझे, तभी आप इनका फर्क समझेंगे। तो यह सिर्फ हम अवसादी चट्टानों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आग्नेय चट्टानों तथा कायंत्रित चट्टानों की बात कर रहे हैं। इनमें जो खनिज है उनका निर्माण किस प्रकार होता है? तो देखिए, जो हमारे खनिज हैं वे चट्टानों में या तो दरारों में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, अभ्रंशों में परत के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ऐसे? क्यों? जब भी हम चट्टानों से खोद करके इन खनिजों को निकालते हैं तो या तो दरार में मिलते हैं, या जोड़ों में मिलते हैं, अभ्रंश में मिलते हैं, परत के रूप में मिलते हैं हमें। ऐसा क्यों मिलते हैं हमें? क्योंकि जब खनिज पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी का जो अंदर का पदार्थ है वो सारे के सारे गैस अवस्था में हो जाते हैं या फिर तरल अवस्था में आ जाते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी है उसके कारण पृथ्वी के अंदर का भाग या तो तरल अवस्था में आ जाता है या गैस भाग में आ जाता है। और जब गैस में हो जाता है या तरल पदार्थ में हो जाता है तो अधिक स्थान घेरता है और पृथ्वी के धरातल की तरफ धकेलता है। गर्मी है उसकी, जो पृथ्वी उस जो पिघले हुए पदार्थ है उसको पृथ्वी की तरफ धकेलने का प्रयास करता है। और जब पृथ्वी के धरातल पर ये आते हैं तो ये ठंडे होकर के
उन दरारों में या अपभ्रंश में या जोड़ों में जम जाते हैं और जम जाने के कारण ठंडे होकर के फिर वे शिराओं के रूप में या जमाओं के रूप में चट्टानों में जमा हो जाते हैं, जो हमें बाद में चट्टानों को तोड़ तोड़ करके निकालने पड़ते हैं, उनमें से ढूंढने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि आग्नेय चट्टानों और कांतिज चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। खनिजों का निर्माण जिस समय पृथ्वी का लावा, पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वो लावा गर्म होकर के बाहर निकलता है, तो उसमें ये जो पदार्थ होते हैं गर्म होकर के उसके अंदर परत के रूप में कहीं जम जाते हैं, या जहां भी इनको जगह मिलती है वहां जम जाते हैं, और जब चट्टानों खुद को हम इनसे प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों जरूरत है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको पहले बताया कि खनिज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा के साधन है और खनिज हमारे जीवन के हर पहलू, इनके बिना जीवन असंभव है। जहां भी देखें हमारे लाइफ में जो संसाधन है वो जीवन में हर जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वह ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वह खनिज के रूप में हो। जितने भी संसाधन है वो बहुत जरूरी है। खनिजों का संरक्षण करना इसलिए जरूरी है, यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो खनिज है, मैं यहाँ ऊर्जा की बात नहीं कर रहा, स्पेशल खनिज के ऊपर टारगेट बना रहा हूं। खनिज है वे अनवीकरणीय हैं, उनको हम दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कि कृषि की फसलें हैं वो हम दोबारा उसको बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन खनिजों को हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते। यदि हम इनको अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में खराब करेंगे, खर्च करेंगे, तो भावी पीढ़ी को इनका यूज करने के लिए, बरतने के लिए उनको नहीं मिल पाएगा और हमारा जो धारणीय विकास है वो रुक जाएगा। तो इसलिए हमें अनावश्यक रूप से खनिजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए, सोच समझ के, ताकि हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बच सकें। तो हम खनिजों का, इसलिए हमें खनिजों के संरक्षण की जरूरत है। मैं एक लाइन में एक पंक्ति में कहूं तो ये होगा कि खनिज भावी पीढ़ी तक बचाए रखने के लिए, लंबे समय तक चलाए रखने के लिए खनिज बचाए रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि अनवीकरणीय होते हैं खनिज और इनका दोबारा से निर्माण करना बड़ा कठिन है। अगला प्रश्न, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे बोर्ड के कक्षाओं में आया भी है और आगे भी संभावना है इस प्रश्न की। तो हम इस प्रश्न पर थोड़ी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो भारत है उसमें सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह है कि भारत है वो उष्ण कटिबंध में है, इसकी जलवायु है वो गर्म है। भारत कैसा देश है, भारत वो उष्ण कटिबंध में आता है और उसकी जलवायु कैसी है, गर्म है। और गर्म जलवायु के कारण हम सूर्य की गर्मी का दोहन कर सकते हैं, आसानी से सूर्य की गर्मी ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, जो अनंत है, जो खत्म होने वाली नहीं है और एक ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है। और इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं, उनकी सूर्य किरणों को फोटोवोल्टाज, एक तकनीक है, ये तरीका है कि ये प्रौद्योगिकी है, एक तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी। इस तकनीकी के जरिए फोटोवोल्टाइक तकनीकी है, इस तकनीकी के जरिए सूर्य की जो धूप है उस धूप को हम विद्युत में चेंज कर लेते हैं और विद्युत में चेंज करने के कारण उसे बिजली बना करके फिर हम उसका विद्युत वाला ही काम लिया जा सकता है। आजकल इसका बड़े जोर शोर से प्रचार है, सरकार भी इसके लिए प्रचार कर रही है, ऐसे लोगों को इसके सौर ऊर्जा लगाने के लिए वे सब्सिडीज वगैरह देके प्रोत्साहित कर रही है, ताकि लोग पेट्रोलियम और कोयले की निर्भरता से दूर हो सके। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये उन एरियो में ज्यादा कामयाब है जहां पर विद्युत पहुंचाना बड़ा कठिन है, या ग्रामीण एरिया या गांव की दूर दूर खेतों में ढानियां हैं, या फिर सुदूर के एरिए हैं, पहाड़ी क्षेत्र के एरिए हैं, या वो क्षेत्र है राजस्थान जैसे दो क्षेत्र में दूर तक बिजली का पहुंचना असंभव है। उन क्षेत्रों में बड़ी लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सस्ता और सरल सा साधन बन जाता है वहां के लोगों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए। तो इसके साथ जो ये हमारी सौर ऊर्जा है, इसका सबसे बड़ा जो संयंत्र है वो माधोपुर में, गुजरात के भुज में लगाया हुआ है। गुजरात के भुज में माधोपुर नामक स्थान पर इसका बहुत बड़ा संयंत्र लगाया हुआ, और यहाँ पर दूधीकरण का जो दूध होता है वो कीटाणु मुक्त किया जाता है सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो यही नहीं, आजकल तो आपने हर शहर गांव में भी सौर ऊर्जा की प्लेटें देखी हैं, उनके जरिए विद्युत की निर्भरता कम हो रही है और इसके जरिए विद्युत पैदा की जा रही है। और जो ग्रामीण एरिया में उपले और लकड़ी है
उनको जला करके पर्यावरण को धुआंधार किया जा रहा था, उस निर्भरता को भी इसको कम किया जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाकर जो उपलों और लकड़ी के जरिए हमारा जितना पर्यावरण होता है वातावरण में, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा करके उससे विद्युत उपलब्ध कर करके हमारे जो दैनिक कार्य हैं जिनमें हम चाहे वो हमारे दैनिक काम लेते हैं चूल्हे का, तो इससे हम प्रयोग करके उससे मुक्ति पा सकते हैं और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अर्थात पर्यावरण के बचाने में सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो प्रिय छात्रों, यह आज के इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न थे जो मैंने आपको करवाए। मेरे ख्याल में ज्यादा कठिन नहीं थे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और इनको अच्छे से कर लेना है। और आगे का फिर मिलते हैं आपको नए वीडियोज के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत कक्षा अटेंड करने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।